नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफा काजी। इस सेगमेंट में हम उन खास और जरूरी खबरों की चर्चा करते हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद अहम साबित हो सकती हैं। ये बीते हफ्ते की वो बड़ी खबरें होती हैं जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा के सवाल बनाए जा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आई संसदीय समिति की रिपोर्ट। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट मॉडल को बताया अनफिट, बिगड़ सकता है छात्र शिक्षक अनुपात। श्रीलंकाई सीमा में प्रवेश करेगा चीनी जहाज शियान 6, अमेरिका ने जताया जासूसी का शक, भारत की बढ़ी चिंता। पेंगोलिन की नई प्रजाति की हुई खोज, तस्कर गिरोह से बरामद नमूनों से मिली जानकारी, मेनिस मिस्टीरिया रखा गया नाम। लैंसेट ने जारी की कैंसर पर रिपोर्ट, भारतीय महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर किए कई खुलासे, टल सकती है कैंसर से संबंधित 63% मौत। और मिथुन को मिली खाद्य पशु के रूप में मान्यता, पशुपालकों को मिलेगा व्यावसायिक लाभ। साथ ही ICAR ने लॉन्च की M अनित्रा ऐप। चलिए अब खबरों पर विस्तार से डालते हैं नजर। हाल ही में संसद के विशेष सत्र के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर संसद की स्थायी समिति द्वारा रिपोर्ट पेश की गई है। रिपोर्ट में उच्च शिक्षा में शिक्षा नीति के कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के 1043 में से 70% विश्वविद्यालय राज्य कानून के तहत कार्य करते हैं। समिति के आंकड़ों के मुताबिक 94% छात्र राज्य या निजी संस्थानों में जाते हैं। केवल 6% विद्यार्थी ही केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में जाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर संसद की स्थायी समिति ने कुछ सुझाव भी पेश किए हैं। समिति ने सिफारिश की है कि 2030 तक देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक बहुविषयक उच्च शिक्षण संस्थान होना चाहिए। आपको बता दें कि उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को वर्ष 2035 में 50% करने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि साल 2018 में महज 26.3% था। इसके साथ ही सार्वजनिक और निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों के लिए फंडिंग बढ़ाने की सलाह दी गई है। उच्च नामांकन लक्ष्य, लिंग संतुलन और अधिक वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति की सिफारिश भी की गई है। समिति ने MEME यानी मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट के प्रावधान से जुड़े कई पक्ष साझा किए। इस बात पर प्रकाश डाला गया कि MEME छात्र नामांकन और निकास में अनिश्चितताओं के कारण छात्र शिक्षक अनुपात को बाधित कर सकता है। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने क्षुद्र ग्रह के नमूने को धरती पर लाने में सफलता हासिल की है। इस नमूने से सौरमंडल के निर्माण और पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत जैसे रहस्य को समझने में मदद मिलेगी। ओसिरिस रेक्स नामक यान की सहायता से क्षुद्र ग्रह बेन्नु तक पहुंच पाना संभव हुआ, जिसे साल 2016 में लॉन्च किया गया था। वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि कार्बन समृद्ध क्षुद्र ग्रह बेन्नु से कम 1 कप की मात्रा धरती पर लाई गई है। चूंकि 3 साल पहले संग्रहण के दौरान अंतरिक्ष यान की ऊंचाई पर जाने के कारण चट्टानों ने कंटेनर के ढक्कन को जाम कर दिया था। इस कारण इन चट्टानों के कुछ हिस्से छिटक गए। एस्टेरॉयड बेन्नु की बात करें तो मौजूदा समय में ये पृथ्वी से लगभग 81 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। माना जा रहा है कि ये किसी बड़े क्षुद्र ग्रह का टूटा हुआ टुकड़ा है। अमेरिका से पूर्व जापान क्षुद्र ग्रह के नमूने को धरती पर लेकर आया था। आपको बता दें कि क्षुद्र ग्रह के नमूने को एक खास प्रक्रिया के तहत धरती पर लाया जाता है। अंतरिक्षयान में इन नमूनों को एक विशेष प्रकार से निर्मित कैप्सूल में रखा जाता है। वापसी के दौरान इन कैप्सूल्स को पैराशूट की सहायता से धरती पर भेजा जाता है। अंतरिक्ष रोबोटिक मिशन के तहत यह तीसरा मौका है जब नासा ने क्षुद्र ग्रह के नमूने को पृथ्वी पर लाने की कोशिश की है। इससे पूर्व जेनेसिस अंतरिक्षयान ने साल 2004 में सौर हवा के टुकड़े गिराए थे। हालांकि पैराशूट विफल होने के कारण कैप्सूल जमीन पर गिर गया और नमूने खराब हो गए। इसके अलावा साल 2006 में स्टारडस्ट अंतरिक्षयान धूमकेतु की धूल पृथ्वी पर पहुंचाने में सफल रहा था। वैश्विक पटल पर एक बार फिर महाशक्तियों के बीच टकराव की स्थिति नजर आ रही है। दरअसल चीन जल्द ही अपना अनुसंधान जहाज शियान 6 श्रीलंकाई सीमा में भेजने वाला है। इसे लेकर अमेरिका और भारत ने अपनी चिंता व्यक्त की है। हालांकि चीन ने अपने बयान में कहा है कि यह महज एक अनुसंधान पोत है। श्रीलंका की राष्ट्रीय जलीय संसाधन अनुसंधान और विकास एजेंसी के साथ मिलकर द्वीप देश में शोध करना उसका मकसद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शियान 6 एक वैज्ञानिक अनुसंधान पोत है जो अत्यधिक तकनीकों से लैस है। ये समुद्र विज्ञान, समुद्री भूविज्ञान और समुद्री पारिस्थितिकी परीक्षण करता है। भारत ने इस बात की आशंका जताई कि श्रीलंकाई बंदरगाह के रास्ते में जहाज के ट्रैकिंग सिस्टम भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों पर जासूसी करने का प्रयास कर सकते हैं।
वहीं अमेरिका को भी संदेह है कि वैज्ञानिक अनुसंधान की आड़ में चीन अपने खुफिया मिशन को अंजाम देने की फिराक में है। इस साल की शुरुआत में अमेरिका ने अपने क्षेत्र में तैर रहे कथित तौर पर एक चीनी जासूसी गुब्बारे को मार गिराया था। वहीं भारतीय सीमा में भी चीन ने कई बार अप्रत्यक्ष रूप से प्रवेश करने का प्रयास किया है। बीते वर्ष श्रीलंका ने चीनी जहाज युआन वांग 5 को अपनी सीमा में डॉकिंग की अनुमति दी थी। इससे केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई बंदरगाहों पर चीन आसानी से नजर रख सकता था। हाल ही में एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मध्य प्रदेश के जल निकायों में क्रूज नौकाओं के संचालन को अवैध घोषित कर दिया है। एनजीटी का कहना है कि इससे पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन होता है। इस फैसले ने मध्य प्रदेश के बढ़ते क्रूज जहाज पर्यटन उद्योग को रोक दिया है। इससे 3 राज्यों को कवर करने वाली नर्मदा नदी पर लग्जरी क्रूज जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं। आपको बता दें कि पर्यावरणविद डॉक्टर सुभाष सी पांडे ने एनजीटी के समक्ष एक आवेदन दायर किया था। आवेदन में ऊपरी झील और अन्य जल निकायों में क्रूज के संचालन को लेकर चिंता व्यक्त की गई थी। उनका दावा है कि ऊपरी झील में 15 से अधिक प्रकार की प्रजातियां निवास करती हैं और क्रूज के चलते नदी में अत्यधिक मात्रा में कचरा उत्पन्न हो रहा है, जो इन प्रजातियों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने इस फैसले का विरोध किया है। सरकार का मानना है कि ये नौकाएं मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन नीति 2016 के तहत सामाजिक आर्थिक विकास का हिस्सा हैं। सरकार का कहना है कि ये जहाज जल अधिनियम 1974, वायु अधिनियम 1981 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के दायरे से बाहर थे। हालांकि एनजीटी ने इन तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि क्रूज जहाज पर्यावरण कानूनों के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ ही ये भी कहा कि अगर किसी क्रूज पर 12 से अधिक यात्री सवार हैं तो वह स्पष्ट रूप से कानून के दायरे में है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पेंगोलिन की एक नई प्रजाति की खोज की है। ये प्रजाति तस्करों से जब्त किए गए नमूनों के माध्यम से प्रकाश में आई है। इसके बाद अब पेंगोलिन की कुल प्रजातियों की संख्या 9 हो गई है। इससे पहले वैज्ञानिकों का मानना था कि इस पेंगोलिन की 4 एशियाई और 4 अफ्रीकी प्रजाति ही मौजूद है। आपको बता दें कि प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित अध्ययन में इस प्रजाति के बारे में बताया गया है। इसे अस्थायी रूप से मेनिस मिस्टीरिया नाम दिया गया है। ये प्रजाति पेंगोलिन परिवार की एशियाई या मेनिस शाखा से संबंधित है। इसे दुनिया में सबसे अधिक तस्करी वाले स्तनपायी के रूप में वर्णित किया जाता है। गौरतलब है कि पेंगोलिन की सभी 8 प्रजातियों को IUCN द्वारा एंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ऐसा माना जाता है कि इनमें औषधीय गुण पाए जाते हैं, जिसके चलते पारंपरिक चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता है। आमतौर पर इसके मांस के लिए इसका शिकार किया जाता है। संरक्षणवादियों का मानना है कि साल 2004 से 2014 तक 10 लाख से अधिक पेंगोलिन का जंगल से अवैध शिकार किया गया था। यही कारण है कि साल 2016 में इसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। गौरतलब है कि प्रजाति की खोज मजबूत संरक्षण रणनीतियों की आवश्यकता को रेखांकित करती है। हाल ही में लैंसेट जर्नल में कैंसर को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। इसका शीर्षक महिला शक्ति और कैंसर है। ये रिपोर्ट भारत में कैंसर देखभाल में लैंगिक असमानता के महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रकाश डालती है। इसके मुताबिक भारतीय महिलाओं में कैंसर से संबंधित लगभग 63% मौतों के जोखिम कारकों को कम करके रोका जा सकता था। साथ ही अगर समय पर इनका निदान और उचित देखभाल उपलब्ध होती तो 37% मामलों का इलाज किया जा सकता था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कई महिलाओं में कैंसर की रोकथाम, उसका पता लगाने और देखभाल में देरी हुई है। इसमें सामाजिक उदासीनता, जागरूकता की कमी और प्राथमिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल की अपर्याप्त पहुंच जैसे कारणों को शामिल किया गया है। रिपोर्ट बताती है कि कई महिलाओं को कैंसर की अंतिम स्टेज पर भी रोग का पता नहीं चल पाता है। ऐसी स्थिति में शैक्षिक और आर्थिक रूप से कम सशक्त महिलाओं को जागरूक किया जाना आवश्यक है। गौरतलब है कि साल 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय महिलाओं में कैंसर से होने वाली मौतों में ओवेरियन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और स्तन कैंसर मुख्य हैं। इनमें 23% मौतों में संक्रमण सबसे बड़ा जोखिम कारक बना हुआ है। वहीं कैंसर के अन्य कारणों में 6% मौतें तंबाकू से और 1% मौत शराब के सेवन से होती है। इसके अलावा रिपोर्ट में कैंसर से समय के पहले होने वाली मौतों के आर्थिक प्रभाव पर भी गौर किया गया है। इससे ब्रिक्स देशों में उत्पादन की कमी के कारण लगभग 46.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पूर्व उत्तर भारत के मिथुन को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दे दी है। इसका उद्देश्य क्षेत्र के किसानों को मिथुन मांस की बिक्री और प्रसंस्करण से व्यावसायिक रूप से फायदा पहुंचाना है। दूसरी तरफ बीते दिनों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिथुन किसानों के लिए M अनित्रा नामक ऐप भी लॉन्च किया।
मिथुन किसान इस पर खरीदार और विक्रेता के रूप में खुद को पंजीकृत कर सकते हैं। 2019 की पशुधन गणना के अनुसार मिथुनों की संख्या लगभग 3.9 लाख थी। हालांकि व्यावसायिक लाभ को देखते हुए इनकी आबादी में अभी और बढ़ोतरी की आवश्यकता है। आपको बता दें कि मिथुन एक अर्धपालतू पशु है। इसका वैज्ञानिक नाम बोस फ्रंटलिस है। ये बोविडे परिवार की जुगाली करने वाली प्रजाति से संबंधित है, जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में पाई जाती है। ये अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के राज्य पशु के रूप में जाने जाते हैं। साथ ही ये इस क्षेत्र में सांस्कृतिक महत्व भी रखते हैं। मिथुन का मांस स्वाद, बनावट और पोषण संरचना सहित कई पहलुओं में गोजातीय या भैंस के मांस से भिन्न होता है। इसमें अपेक्षाकृत वसा की मात्रा कम होती है। इस कारण लीन प्रोटीन ग्रहण करने वालों के लिए ये एक स्वस्थ विकल्प है। लीन प्रोटीन में ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें फैट तथा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है। इन पदार्थों को लीन प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ कहा जाता है। आमतौर पर वजन कम करने के लिए ये काफी लाभकारी माना जाता है। एक वयस्क मिथुन का वजन औसतन 400 से 650 किलोग्राम के बीच होता है। वहीं 4 से 5 साल तक के मिथुन की कीमत लगभग 2 लाख रुपए या उससे अधिक होती है। हालांकि अब तक इनके मांस को केवल त्योहारों जैसे विशेष अवसरों पर ही बेचा जाता था। हाल ही में एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कामकाज पर संसदीय स्थायी समिति ने एक रिपोर्ट जारी की है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में एएसआई के प्रभावी कामकाज के लिए उसके विभाजन की सलाह दी है। साथ ही रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में कुल 3691 सीपीएम यानी केंद्रीय संरक्षित स्मारक हैं। संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि स्मारकों को उनके राष्ट्रीय महत्व, अद्वितीय वास्तुकला और विरासत मूल्य के आधार पर वर्गीकृत किया जाना चाहिए। अपनी रिपोर्ट में समिति ने कहा है कि एएसआई संरक्षित स्मारकों के आसपास 300 मीटर निषिद्ध क्षेत्र से आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए समिति ने निषिद्ध क्षेत्र की सीमा पर भी विचार की सिफारिश की है। दरअसल साल 2010 में एएमएएसआर एक्ट 1958 में एक संशोधन के माध्यम से सभी संरक्षित स्मारकों के 100 मीटर और 300 मीटर के आसपास खनन और निर्माण जैसी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई थी। समिति ने राष्ट्रीय स्मारकों की सूची में भी फेरबदल करने की बात कही है। अपनी रिपोर्ट में कमेटी ने बताया कि इस सूची में बड़ी संख्या में ऐसे छोटे स्मारक शामिल हैं जिनका कोई राष्ट्रीय महत्व नहीं है। खबरों के मुताबिक 3691 स्मारकों की वर्तमान सूची में 1/4 स्मारक राष्ट्रीय महत्व नहीं रखते हैं। इनमें औपनिवेशिक युग के सैनिकों या अधिकारियों की कब्रें शामिल हैं। इसके साथ ही समिति ने एएसआई को उन्नत तकनीकों जैसे लिडार, जमीन में घुसने वाले रडार और 3D स्कैनिंग के प्रयोग करने की भी सिफारिश की है। इन तकनीकों के माध्यम से खुदाई में सटीकता और दक्षता में वृद्धि होगी। हाल ही में ज्ञानवापी सर्वेक्षण में इन तकनीकों का उपयोग किया गया था। बताते चलें कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासतों के पुरातत्वीय अनुसंधान तथा संरक्षण के लिए एक प्रमुख संगठन है। एएसआई का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने गुजरात में एक दुर्लभ धातु वेनेडियम की खोज की है। यह धातु खंबात की खाड़ी से एकत्र किए गए तलछट के नमूनों में पाई गई है, जो गुजरात में अलंग के पास अरब सागर में मिलती है। इस धातु की खोज को भारत के औद्योगिक और रणनीतिक क्षेत्रों के लिए एक आशाजनक विकास माना जा रहा है। इससे इनके आयात पर निर्भरता कम होगी और वेनेडियम आधारित सामग्रियों के घरेलू उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इससे भारत कच्चे माल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। दरअसल वेनेडियम एक दुर्लभ धातु है जिसे विभिन्न प्रकार के औद्योगिक क्षेत्रों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। धातु 55 से अधिक विभिन्न खनिजों में मौजूद होती है, जिससे इसका उत्पादन महंगा हो जाता है। वेनेडियम का उपयोग मुख्य रूप से लौह और इस्पात उद्योग में एक मिश्र धातु तत्व के रूप में किया जाता है। ये कुछ मात्रा में टाइटेनियम और एल्यूमिनियम मिश्र धातु में स्टेबलाइजर के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ये धातु स्टील और मिश्र धातुओं को कठोरता और मजबूती प्रदान करती है। साथ ही इसका उपयोग वेनेडियम रेडॉक्स बैटरियों में भी किया जाता है। भारत वेनेडियम का एक महत्वपूर्ण उपभोक्ता है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार भारत में वेनेडियम का कुल अनुमानित भंडार लगभग 24.63 मिलियन टन है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2025 तक 85% ऑटोमोबाइल में वेनेडियम मिश्र धातु का प्रयोग किया जा सकता है। वहीं ब्राजील दुनिया में वेनेडियम का सबसे बड़ा निर्यातक है। ब्राजील धातु का वैश्विक निर्यात बाजार के लगभग 1/4 के लिए जिम्मेदार है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले वर्षों में दुनिया भर में स्टील की आवश्यकता में वृद्धि हो सकती है और इससे वेनेडियम की आवश्यकता में भी निश्चित रूप से वृद्धि देखने को मिल सकती है। हाल ही में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संचालित बस का अनावरण किया गया।
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा इन बसों की शुरुआत की गई है। मौजूदा समय में मात्र 2 ग्रीन हाइड्रोजन संचालित बस का परिचालन शुरू किया गया है। हालांकि आने वाले समय में दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में चिन्हित मार्गों पर ग्रीन हाइड्रोजन द्वारा संचालित 15 ईंधन सेल बसों की सेवा शुरू की जाएगी। इस पहल के माध्यम से प्रदूषण में कमी आएगी। गौरतलब है कि ग्रीन हाइड्रोजन को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से तैयार किया जाता है। इसके कारण इसे लो कार्बन फ्यूल के तौर पर जाना जाता है। इसके साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन का प्रयोग जीवाश्म ईंधन के प्रतिस्थापन, स्वच्छ परिवहन और संभावित रूप से विकेंद्रीकृत बिजली उत्पादन के लिए भी किया जा सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा उत्पन्न बिजली के साथ पानी के इलेक्ट्रोलिसिस का उपयोग करके इसका उत्पादन किया जाता है। बिजली ईंधन मिश्रण में जितनी अधिक नवीकरणीय ऊर्जा होगी, उत्पादित हाइड्रोजन उतना ही ग्रीन होगा। आपको बता दें कि निष्कर्षण की विधि की प्रकृति के आधार पर हाइड्रोजन को 3 श्रेणियों यानी ग्रे, ब्लू और ग्रीन में वर्गीकृत किया गया है। ग्रे हाइड्रोजन का उत्पादन कोयले या लिग्नाइट गैसीकरण के माध्यम से या प्राकृतिक गैस या मीथेन के स्टीम मीथेन रिफॉर्मेशन नामक प्रक्रिया से किया जाता है। यह अधिकतर कार्बन सघन प्रक्रियाएं होती हैं। वहीं ब्लू हाइड्रोजन कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन कैप्चर स्टोरेज प्रौद्योगिकियों के साथ संयुक्त प्राकृतिक गैस या कोयला गैसीकरण के माध्यम से उत्पादित किया जाता है। दरअसल भारत ने 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र बनने और 2070 तक नेट जीरो हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी आर्थिक क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना भारत के ऊर्जा संक्रमण के केंद्र में है। इस परिवर्तन को सक्षम करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन को एक बेहतर विकल्प माना जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए साल 2022 में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया था। खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। इस बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, निष्कर्षण विधि की प्रकृति के आधार पर हाइड्रोजन को 3 श्रेणियों ग्रे, ब्लू और ग्रीन में वर्गीकृत किया गया है। दूसरा कथन, नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा उत्पन्न बिजली के साथ पानी के इलेक्ट्रोलिसिस का उपयोग करके ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होता है। तीसरा कथन, ग्रे हाइड्रोजन का उत्पादन कार्बन कैप्चर स्टोरेज प्रौद्योगिकी के माध्यम से किया जाता है। और चौथा कथन, स्टीम मीथेन रिफॉर्मेशन प्रक्रिया के माध्यम से ब्लू हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन गलत हैं। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 4 या फिर डी कोई भी नहीं। ओसिरिस रेक्स मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसके तहत नासा ने क्षुद्रग्रह के नमूने को धरती पर लाने में सफलता प्राप्त की है। दूसरा कथन, इस मिशन में क्षुद्रग्रह बेन्नू का मलबा पृथ्वी पर लाया गया है। और कथन 3, अमेरिका से पूर्व जापान और रूस क्षुद्रग्रह के नमूने सफलतापूर्वक पृथ्वी पर ला चुके हैं। आपको बताना है इनमें से कितने कथन सही हैं। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 या फिर डी कोई भी नहीं। चलिए अगला प्रश्न, पेंगोलिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, मौजूदा समय में विश्व में पेंगोलिन की 10 प्रजातियां ज्ञात हैं। दूसरा कथन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN की रेड लिस्ट में इस जीव को एंडेंजर्ड घोषित किया गया है। और तीसरा कथन, इस जीव का प्रयोग चिकित्सकीय क्षेत्र में किया जाता है। उपरोक्त में से कितने कथन गलत हैं? ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 या फिर डी कोई भी नहीं। अगला सवाल देखेंगे, भारतीय मिथुन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, हाल ही में इसे खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई है। कथन 2, ये मणिपुर का राजकीय पशु है। और कथन 3, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिथुन किसानों के लिए नित्रा ऐप लॉन्च किया है। आपको बताना है इनमें से कितने कथन सही हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 या फिर डी कोई भी नहीं। पांचवा और अंतिम प्रश्न, वेनेडियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये एक दुर्लभ धातु है। दूसरा कथन, इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के औद्योगिक क्षेत्रों के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है। और तीसरा कथन, भारत दुनिया में वेनेडियम का सबसे बड़ा निर्यातक है। आपको बताना है इनमें से कितने कथन सही हैं। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 या फिर डी कोई भी नहीं। तो सवालों के जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें www.drishtieyes.com पर। साथ ही दृष्टि आईएएस के हिंदी, अंग्रेजी यूट्यूब चैनल और PCS यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने PM किसान योजना के लिए एक AI चैटबॉट लॉन्च किया है।
इसका उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को अनुकूल और सुलभ मंच प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। ये केंद्र सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है जो पीएम किसान योजना की दक्षता और पहुंच बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके द्वारा किसान अपने प्रश्नों के लिए त्वरित, स्पष्ट और सटीक प्रतिक्रिया प्रदान कर सकते हैं। साथ ही किसानों को उनके आवेदन की स्थिति, भुगतान विवरण और अन्य योजना संबंधित जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इसे पीएम किसान मोबाइल ऐप के माध्यम से एक्सेस किया जाएगा। वर्तमान में ये चैटबॉट अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, ओडिशा और तमिल में उपलब्ध है। आगे चलकर इसे देश की 22 भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। बीते दिनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। ये विशाल प्रतिमा मानधाता पहाड़ी के ऊपर स्थित है। इस प्रतिमा का नाम एकात्मता की प्रतिमा रखा गया है। इसे स्टैच्यू ऑफ वननेस भी कहा जाता है। इसमें शंकराचार्य को 12 साल के बच्चे के रूप में दर्शाया गया है। माना जाता है कि इस समय उन्होंने ओंकारेश्वर का दौरा किया था। गौरतलब है कि मूर्ति का वजन 100 टन है और इसे 75 फुट की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। इसमें कुल 2200 करोड़ रुपए की लागत आई है। आपको बता दें कि इन्होंने अपने गुरु गोविंदा के अधीन अध्ययन किया था। ये अद्वैत वेदांत से संबंधित थे। हाल ही में एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2023 के 19वें संस्करण की शुरुआत हुई है। ये अभ्यास 8 अक्टूबर तक चलेगा। इसका आयोजन अमेरिका स्थित अलास्का के फोर्ट वेनराइट में किया जा रहा है। इसका मकसद भारत और अमेरिकी सेनाओं को और अधिक मजबूत करना है। इसमें भारत की ओर से मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट से जुड़ी एक बटालियन भारतीय सेना का नेतृत्व कर रही है, जबकि अमेरिका की ओर से प्रथम ब्रिगेड कॉम्बैट टीम की 1 से 24 इन्फेंट्री बटालियन भाग ले रही है। आपको बता दें कि ये भारत और अमेरिकी सेनाओं द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक वार्षिक अभ्यास है। इस बार इसका विषय एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप इन माउंटेन या एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन है। इस अभ्यास का पिछला संस्करण नवंबर 2022 में उत्तराखंड के औली में आयोजित किया गया था। हाल ही में भारत के पहले लाइट हाउस फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इसे केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। आपको बता दें कि ये फेस्टिवल गोवा के पणजी में फोर्ट अगवाड़ा में आयोजित हुआ था। इसका उद्देश्य भारत के 75 प्रतिष्ठित प्रकाश स्तंभों के समृद्ध समुद्री इतिहास को पुनर्जीवित करना और उनकी शानदार गाथाओं को दुनिया के सामने लाना है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ये महोत्सव 75 प्रकाश स्तंभों को पर्यटन स्थलों में बदलने का कार्य करेगा। गौरतलब है कि इसके पहले 75 ऐतिहासिक लाइट हाउसों को पर्यटन स्थलों में बदलने के लिए लाइट हाउस हेरिटेज टूरिज्म अभियान शुरू किया गया था। हाल ही में नई दिल्ली में 13वें इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ्स कॉन्फ्रेंस यानी IPACC का आयोजन किया गया। साथ ही 47वें इंडो पैसिफिक आर्मीज मैनेजमेंट सेमिनार यानी IPAMS और 9वें सीनियर एनलिस्टेड लीडर्स फोरम यानी सेल्फ का भी आयोजन किया गया। इस आयोजन में 30 देशों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के दौरान आत्मनिर्भर भारत ने स्वदेशी रूप से विश्व स्तरीय सैन्य उपकरण बनाने की भारतीय उद्योग की क्षमता का प्रदर्शन किया। साथ ही कार्यक्रम में कई अन्य विषयों को शामिल किया गया। इनमें सैन्य सहयोग, जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों की सराहना करना, सैन्य आदान प्रदान प्रयासों को बढ़ाने और रक्षा कूटनीति की प्रगति जैसे विषयों को भी शामिल किया गया। हाल ही में तमिलनाडु के कलपक्कम में शक्ति 2023 नामक एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का विषय तकनीकी प्रगति और सामाजिक उत्थान में महिलाएं था। आपको बता दें कि SHAKTI शक्ति का पूरा नाम स्त्री इन HVACR एंड आर्किटेक्चर एंड की इन ट्रांसफॉर्मिंग द इंडस्ट्री है। समारोह की अध्यक्षता ISHRAE के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। इसमें कुल 300 प्रतिनिधियों की भागीदारी रही। समारोह में विकास की दिशा में वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और शिक्षा क्षेत्र के बीच सहयोग के माध्यम से स्वच्छ भारत के लक्ष्य को हासिल करने पर जोर दिया गया है। साथ ही डिकार्बनाइजेशन के माध्यम से साल 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने में ISHRAE के योगदान के बारे में भी चर्चा की गई। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 जारी किया है। इसमें 132 अर्थव्यवस्थाओं में भारत ने 40वां स्थान हासिल किया है, जबकि इससे पहले साल 2015 में भारत का स्थान 81वां था। नीति आयोग के अनुसार ये उपलब्धि नवाचार में भारत की प्रगति को उजागर करती है। गौरतलब है कि इस सूचकांक का उद्देश्य भारत में नवाचार संचालित विकास को बढ़ावा देना है। इसमें सरकार के विभिन्न विभाग जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, अंतरिक्ष विभाग और अन्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का लगातार मूल्यांकन करते हुए राज्यों और जिलों में नवाचार के विस्तार में निरंतर प्रयास किया गया है। आपको बता दें कि ये इंडेक्स नवाचार के क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों का आकलन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने गोवर्धन योजना के लिए एक एकीकृत पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से देश में CBG यानी संपीड़ित बायोगैस तथा बायोगैस संयंत्रों के पंजीकरण को सुव्यवस्थित किया जाएगा। इस पोर्टल पर पंजीकृत 1163 से अधिक बायोगैस संयंत्र
और 426 CBG संयंत्रों का पंजीकरण किया गया है। ये संयंत्र उर्वरक विभाग की MDA यानी बाजार विकास सहायता योजना के तहत सहायता के लिए पात्र हैं। आपको बता दें कि गोवर्धन पहल के तहत बायोगैस और CBG संयंत्रों में उत्पादित किण्वित कार्बनिक खाद, तरल किण्वित कार्बनिक खाद और फॉस्फेट रिच कार्बनिक खाद की बिक्री के लिए 1500 रुपए प्रति मीट्रिक टन का MDA दिया जाएगा। इसका उद्देश्य निर्यातकों को विदेशी बाजारों तक पहुंच के लिए प्रोत्साहित करना है। अगले महीने अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। अक्षरधाम के रूप में लोकप्रिय मंदिर करीब 183 एकड़ में फैला हुआ है। इसे प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार डिजाइन किया गया है। इसमें 10,000 मूर्तियों और प्रतिमाओं, भारतीय संगीत वाद्य यंत्रों और नृत्य रूपों की नक्काशी सहित प्राचीन भारतीय संस्कृति के डिजाइन तत्व शामिल हैं। ये मंदिर संभवतः कंबोडिया के अंकोर वाट के बाद दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट मंदिर के विषय में आपको बता दें कि इसका निर्माण 12वीं सदी में किया गया था। यहाँ हिंदू देवता भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने देश भर में उपभोक्ताओं और खाद्य विक्रेताओं से खाद्य पदार्थों की पैकिंग, परोसने और भंडारण के लिए समाचार पत्रों का उपयोग तुरंत बंद करने का आग्रह किया है। विशेषज्ञों के मुताबिक समाचार पत्रों में इस्तेमाल की जाने वाली स्याही में स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाले विभिन्न बायोएक्टिव पदार्थ होते हैं, जो भोजन को दूषित कर सकते हैं और उनके सेवन से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। आपको बता दें कि स्याही में सीसा और भारी धातुओं सहित रसायन शामिल होते हैं, जो भोजन के जरिए शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। इससे समय के साथ गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।